बैठ जाइए, बैठिए। चलिए बैठ जाइए, शुरू किया जाए। यूट्यूब निकाल दो। उधर से कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है थोड़ा यूट्यूब। अच्छा ठीक है, उधर घुमा दो। चलिए ध्यान देंगे आप लोग सारे। कमांडोज अलर्ट, इनकाउंटर जारी रहेगा। पीछे पेम्बा खांडू मिजोरम, ध्यान दो भाई। शुरू किया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा। लड़की इधर, चलिए बैठिए। सवाल शुरू किया जाएगा 51 से, लेकिन 137 नंबर के सवाल पर भी हम आएंगे ब्रेक के बाद, है ना। चलिए सवाल देखेंगे। 100 ध्यान रखिएगा, यहां पे सवाल पूछेगा बिहार स्पेशल में। बिहार स्पेशल में बीपीएससी में ये सवाल पूछे ही जाएंगे। लीजिए पहला सवाल कि प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बिहार में कितने प्रमंडल हैं? कितना? कन्फर्म। लेकिन ये नहीं पूछेगा, बात समझ गए ना। ये नहीं पूछेगा, ये तो सिर्फ टेलर है पुष्पा का, समझ गए ना। ये नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? इससे पूछेगा कि 9 प्रमंडल है मेरे नालायकों। तो पूछेगा कि बताइए कि तिरहुत में कौन कौन है, तब आपको लगेगा। अब जो तिरहुत वाला लड़का है वो तो बना देगा, लेकिन जो मुंगेर वाला लड़का है वो गड़बड़ा जाएगा। तो 9 प्रमंडल में टोटल जिले कितने हैं? चश्मा वाला ठीक से बैठो तो तुम इनकाउंटर करेंगे ना, पोस्टमार्टम भी नहीं होगा। ऐसे बैठा है जिसे लगता है कि खलासी बैठा हुआ है। मास्टर ने है जी, भविष्य का तू मास्टर है, अब बैठा हुआ खलासी जैसा, ऐसे बैठेगा। कम से कम बैठने का भी है ना। बैठिए ठीक से। अब ध्यान दीजिएगा। तो 9 प्रमंडल की बात करेंगे प्यारे, तो ध्यान रखेंगे। पहला है तिरहुत। कौन? देख भाई, तिरहुत में ना, तिरहुत में पहले आता है पश्चिम चंपारण। कौन? पूर्वी चंपारण। कौन? शिवहर। कौन? सीतामढ़ी। कौन? मुजफ्फरपुर। कौन? और वैशाली। कौन? ये कौन प्रमंडल में? कौन? कन्फर्म ना। जबकि ध्यान रखेगा कि तिरहुत के बाद आपसे जैसे अगर पूछ लिया मगध, कौन सा? तो मगध में ध्यान रखिएगा औरंगाबाद। कौन? मगध में कौन? औरंगाबाद के बाद गया। कौन? कौन? इसके बाद ध्यान रखिएगा जहानाबाद। कौन? नवादा। कौन? ये सारे मगध प्रमंडल में है। किस प्रमंडल में? जबकि याद रखेंगे सारण किसमें? नाम सुने हो? सारण में गोपालगंज। कौन? सीवान। कौन? कौन? और एक खुद याद रखेंगे सारण। कौन? तो ये सारे किस प्रमंडल में है? सारण। क्लियर? जबकि याद रखेगा अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए कि पूर्णिया प्रमंडल की बात करेंगे, तो पूर्णिया में ध्यान रखेगा पहला है किशनगंज। कौन? अररिया। कौन? तीसरा पूर्णिया। कौन? और चौथा कटिहार। कौन? कटिहार। कौन प्रमंडल में है? पूर्णिया। किसमें? तो टोटल प्रमंडल कितने हैं? कितने? कंफर्म ना। तो याद रखिएगा अब प्रमंडल में पहला है तिरहुत। पहला कौन? दूसरा सारण। कौन? तीसरा पटना। कौन? चौथा मगध। कौन? पांचवा मुंगेर। कौन? कौन? उसके बाद ध्यान रखेंगे कि मुंगेर के बाद छठवां दरभंगा। कौन? सातवां याद रखेंगे कोसी। कौन? आठवां पूर्णिया। कौन? और नौवां कौन? भागलपुर। तो टोटल प्रमंडल कितने? 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 जिला कितना?
कितना 38। तो 9 प्रमंडल में टोटल बिहार में जिले कितने हैं 38। कौन कन्फर्म ना। लेकिन फिर पूछेगा कि बताओ कि भाई क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन, पश्चिमी चंपारण। कौन, तो ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन कौन, जबकि ध्यान रखिएगा सबसे छोटा अगर पूछे तो सबसे छोटा जिला है शिवहर। कौन, शिवहर। कौन, तो क्षेत्रफल में बड़ा कौन और छोटा कौन। ध्यान दीजिए इधर, मैं अब क्या शिवहर आप लोग लइए तोड़ देते हैं। सिंगर खूब बढ़िया है, खैनी बना रहा है, इधर देखना है बस। मेरे ना बहुत तकलीफ होगा हमरा बात, लेकिन मेरा ही बात सही होगा। ये लगेगा मास्टर बेइज्जत कर रहा है हमको, तो इज्जत बचल कहां है। इज्जत है बचा हुआ अब नहीं। नौकरी होगा तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है। आपकी मम्मी पिताजी सबसे ज्यादा सास एकदम घर घर जा कह रही होगी हमरो पुतहू गई है पढ़ ही ले। तो मेरा ड्यूटी क्या है कि आपको जिसके लिए आप आए हैं उसके लिए हम काम करें। ये तो समझ रहे हैं, अगल बगल बहुत लड़का तो कुछ बर्दाश्त भी कर लेता है, लड़की भी कुछ ले बर्दाश्त कर लेता है। जो खास करके जिनका शादी हुआ है उसको बहुत ताना मिलता है। अच्छा देखेंगे ने की करके आएगा, बात समझ गए ना। इसलिए कर आप ध्यान दीजिए इधर। तो सबसे छोटा कौन है भाई, शिवहर। ध्यान रखिएगा कि जनसंख्या में सबसे बड़ा है पटना। कौन, तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा कौन, और जनसंख्या में सबसे छोटा है शेखपुरा। कौन, तो जनसंख्या में अगर पूछेगा ज्यादा प्यारे तो याद रखना कौन, पटना। कौन, और जनसंख्या कम पूछ दे तो शेखपुरा। कौन, कंफर्म ना। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन कौन, कंफर्म ना। पूरा बिहार स्पेशल को बिहार में कर देंगे, है ना। मतलब पूरा बिहार लगेगा कि हमरे है, बात समझ गए ना। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब कि घर उर में जाके याद वाद नहीं करना है, यही करो, बात समझा। यही करो, घर में की करेगा हमको पता है। घर में फुर्सत है लड़का को, एगो सब्जेक्ट है कम से कम जीएस में, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स साइंस, ये सब ऑब्जेक्टिव जो है यही कर लो। घर पर प्रैक्टिस जो है करने का है मैथ रीजनिंग, जोड़ो घटाओ इधर उधर। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में करेगा तो फिर गड़बड़ा ही जाएगा एकदम। इस समय ही पढ़ना, यही याद करना। चलो भाई ध्यान दो। बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है भाई, कन्फर्म। तो प्यारे ये बिहार है। बिहार के उत्तर में कौन, नेपाल। कौन, तो याद रखेंगे एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है बिहार किससे, जबकि इसके पश्चिम में यूपी। कौन, इसके पूर्व में याद रखेंगे बंगाल। कौन, अच्छा बिहार के पूर्व में कौन, बंगाल। कौन, और दक्षिण में कौन प्यारे, झारखंड। कौन, कंफर्म ना। अब इससे सवाल ये भी पूछेगा प्यारे, ध्यान रखिएगा कि बंगाल की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल से जो बिहार जो है ना ये बना 1912 में। कब बना, तो बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, 1900। जबकि नॉर्मलाइज आप पढ़ते हैं कि बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन 1900, बंगाल विभाजन 1900, बंगाल विभाजन 1900। अब बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, 1900। तो बिहार एक राज्य बना कब, 1900।
अब प्यारे बिहार से ही उड़ीसा जो बना ना 1936 1900, तो प्रश्न आएगा कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 1900। अब फिर बिहार से झारखंड बना 2000 में। कब बना? तो बिहार से झारखंड कब बना? कब बना? कब बना? मतलब बिहार से झारखंड अलग हुआ कितना ईस्वी में? अब बिहार से उड़ीसा 1900, जबकि बंगाल से बिहार 1900 कन्फर्म। अब बंगाल विभाजन 1900। तो बिहार के याद रखेंगे, कहता है कि बिहार के पूर्व में कौन है? अब बिहार के उत्तर में, बिहार के दक्षिण में कन्फर्म, जबकि बिहार के पश्चिम में कौन है? तो ये स्पष्ट हो गया कि कूट में अगर सवाल पूछेगा तो बिहार की अंतरराष्ट्रीय सीमा एकमात्र देश नेपाल से लगती है, जबकि ये 3 अंतरराज्यीय सीमा और 1 अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है कौन? बिहार। कौन? कौन? तो अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्य से? 3। और अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने? नेपाल से। किसके साथ? और जो अन्य राज्य से ये सीमा बनाता है, जिसमें यूपी झारखंड बंगाल, यूपी झारखंड बंगाल, यूपी झारखंड। कन्फर्म ना? तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है। चलिए, ये भी सवाल उसी पैटर्न का है कि बिहार के पूर्व गर्म और शुष्क जलवायु किस दिशा में प्राप्त होगी। ये टफ सवाल है। अब देखो, ये हल्का कब होगा? जब इसको हम बताएंगे। नहीं तो इस सवाल में सच कर रहा हूं कि अगर आएगा ना एग्जाम में तो पढ़ा हुआ लड़का के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइज लड़का के लिए सवाल हार्ड है। अब देखिए, समझिए। कहता है कि बिहार के गर्म और शुष्क, प्यारे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बिहार की बात करेंगे तो देखिए यहां पर समझिए। कहता है शुष्क, गर्म और कैसा होगा? शुष्क। गौर कीजिएगा, यह बिहार का पश्चिमी चंपारण है, यह बिहार का एक जिला है कैमूर, और यह है बिहार का एक पूर्व में कटिहार या बांका कह लीजिए, और यह सबसे ऊपर है किशनगंज। कौन है? किशनगंज। ये चारों जिले के मौसम, जलवायु, तापमान में खास अंतर है, और इसी विविधता के कारण यहां पर याद रखेंगे वनस्पतियों का भी ध्यान रखेंगे, और पेड़ पौधों में भी अंतर देखा गया है। आपको पता है कि बिहार में किशनगंज ही एक ऐसा जिला है जहां चाय की खेती होती है, और पूर्णिया ही एक ऐसा जिला है जहां पर जूट की खेती होती है ना? होती है। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। तो यहां पर कहता है कि गर्म और शुष्क, जैसे ये नेपाल बॉर्डर से ये दोनों टच है, तो ऑटोमेटिक है कि यहां की जलवायु शुष्क तो होगी। जैसे पश्चिमी चंपारण और किशनगंज की जलवायु शुष्क तो होगी, लेकिन याद रखेंगे उतना गर्म नहीं होगा। शुष्क और याद रखिए क्या होगा? ठंडा। शुष्क और क्या होगा? ठंडा। शुष्क और क्या होगा? ठंडा। जबकि ध्यान रखिएगा कि नीचे जब हम इधर आएंगे तो ये है कैमूर। कौन है? कौन है? ये तैमूर की जो जलवायु होगी, जिसमें ये लगभग ये दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, तो ये स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि ये नीचे है। अब देखिए, पश्चिम अगर होगा तो पश्चिम में ये कैमूर वाला जो एरिया है, चूंकि कैमूर पश्चिम भी है और कैमूर की स्थिति दक्षिण भी है, तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम की अगर बात की जाएगी तो उत्तर पश्चिम में पश्चिम चंपारण भी है, जबकि याद रखिए दक्षिण पश्चिम की बात की जाएगी तो दक्षिण पश्चिम में कौन है? कैमूर। कौन है? तो यह साफ स्पष्ट है कि इस एरिया की जो जलवायु होगी वो याद रखेंगे ज्यादा गर्म और क्या होगी? शुष्क। गर्म और क्या होगी? गर्म और क्या होगी? कन्फर्म ना? जबकि याद रखेंगे किशनगंज की जलवायु पूछेगा ना तो यहां होगा आर्द्र और याद रखेंगे गर्म। आर्द्र और कैसा? आर्द्र और जबकि याद रखेंगे आर्द्र और गर्म इसलिए होगा क्योंकि इसका सब ज्योग्राफिकल कंडीशन है। यहां से बंगाल की खाड़ी से ये पानी ज्यादा प्राप्त करता है किशनगंज, इसलिए अगर बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा भी कहां होता है? किशनगंज। कहां पे? तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि गर्म और शुष्क जलवायु का संबंध कहां से है? पश्चिम से। कहां से? पश्चिम से। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। भाई बताएंगे, यहां पे कहता है कि
ध्यान दीजिएगा, यहां पे कहता है कि बिहार में मुख्यतः कितनी ऋतुएं होती हैं? 3। ये तो सबको पता है, ठंडा गर्मी और ठंडा गर्मी और ठंडा गर्मी और कंफर्म ना। तो बिहार में टोटल ऋतु कितनी है? 3। कितनी है? इसलिए क्योंकि बिहार की अगर बात करेंगे, हमने कई बार बताया कि बिहार कैसे कटिबंध में है? शीतोष्ण। कैसे कटिबंध में? कैसे कटिबंध में? और शीतोष्ण कटिबंध में अगर बिहार है, क्योंकि बिहार कर्क रेखा के ऊपर है कि दक्षिण, ऊपर है कि नीचे, उत्तर या दक्षिण? कर्क रेखा के उत्तर में जलवायु, मौसम, तापमान मैंने कहा था कैसा होता है? शीतोष्ण। कैसा होता है? और शीतोष्ण प्रदेश में 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी और 4 महीना क्या होगा? बरसात। इस लेकर बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार में मुख्य रूप से याद रखेंगे कि ये पूरे बिहार की अगर बात करेंगे शीतोष्ण जलवायु है। इस लेकर बड़े पैमाने पर बिहार में धान की भी खेती होती है और बड़े पैमाने पर याद रखेंगे गेहूं की भी खेती होती है। चूंकि धान खरीफ फसल के अंतर्गत आता है और गेहूं रबी फसल के अंतर्गत आता है, तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि वर्षा ऋतु आर्द्र काल में बड़े पैमाने पर बिहार में खरीफ फसल की खेती होती है, जिसमें बड़े पैमाने पर धान और मक्का की खेती होती है। जबकि पूरे बिहार की अगर बात करेंगे तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि गेहूं का फसल भी होता है शीतकाल में। किस काल में? तो शीतकाल में याद रखेंगे गेहूं की खेती होती है और आर्द्रकाल वर्षा ऋतु में धान की खेती होती है। इस लेकर बिहार की अगर जलवायु की बात करेंगे, बिहार के मौसम की बात करेंगे तो 3 होंगे, ठंडा, गर्मी और बरसात। स्पष्ट रूप से याद रखेंगे ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। कैसे कटिबंध में? कौन? बिहार। कौन? और अभी मैंने बताया था कि बिहार की अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? 3। कितने? कितने? क्या बिहार उत्तराखंड से सीमा बनाता है? झारखंड से? झारखंड से? उत्तराखंड से? उत्तर प्रदेश से? मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से बनाता है? पश्चिम बंगाल से? आसाम से? नहीं ना। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। और लगभग कल भर मेरा क्लास होगा 6 को लेकर, फिर आपको पॉलिटी लगेगा, हिस्ट्री लगेगा, है ना। और उसके बाद जैसे जैसे क्लास, हाँ क्या ज्योग्राफी चलने दें? अरे अच्छा, जैसा देखेंगे ब्रेक के बाद। देखो भाई थोड़ा सा, है ना, हाँ 1 सप्ताह ब्रेक के बाद देखो हम भी परफॉर्मेंस को लेकर आते हैं ना। एक सप्ताह का ब्रेक देगा तो फिर हम नए परफॉर्मेंस के साथ आएंगे बैटिंग के लिए, है ना। हाँ हाँ ठीक है, जो आप बोलिएगा वह होगा। दर्शक के डिमांड पर जो है ना सॉन्ग होगा जी। तो जो स्टूडेंट बोलेगा वो होगा, आप टेंशन मत लीजिए। यहां देखिए, है ना, जो कहेंगे वो होगा। कहता है किसान खरीफ फसल कब बोना शुरू करता है? बताओ। एक देखो यहां पर खरीफ फसल में पहला कौन? धान। पहला मक्का। कौन सा? लेकिन फंसेगा लड़का। याद रखिए धान मक्का तो याद करके जाता है, लेकिन ध्यान रखिए खरीफ फसल में फिर आता है बाजरा। कौन? ज्वार। कौन? मूंगफली। कौन? सोयाबीन। कौन? कपास। कौन? बताओ ये सभी कैसे फसल हैं? खरीफ फसल। कैसे फसल? तो खरीफ फसल में पहला कौन आया? धान। पहला धान के बाद मक्का। कौन? मक्का के बाद बाजरा। कौन? बाजरा के बाद ज्वार। कौन? ज्वार के बाद मूंगफली। कौन? मूंगफली के बाद सोयाबीन के बाद। बताओ ये सारे के सारे कैसे फसल हैं? खरीफ फसल। कैसे फसल? खरीफ फसल की जो बुआई होती है प्यारे जून। कब होती है? जून के तीसरे सप्ताह की बात करेंगे। जून के तीसरे सप्ताह में इसलिए क्योंकि ध्यान रखेंगे कि जून के पहले सप्ताह में मॉनसून केरल के मालाबार तट पर पहुंच जाता है, अर्थात भारत में मॉनसून का आगमन जून के पहले सप्ताह केरल में हो जाता है। और यह साफ स्पष्ट है कि जून के तीसरे और चौथे सप्ताह में मॉनसून उत्तर भारत तक भी दस्तक देने
देने की संभावना रह जाती है। इस लेकर ध्यान रखेंगे कि किसान क्या करता है कि खरीफ फसल की बुआई शुरू कर देता है। तो भारत में खरीफ फसल का जो ड्यूरेशन होता है वो जून और जुलाई में बोया जाता है। जून और जुलाई में बोया जाता है, मतलब धान मक्का ज्वार बाजरा, धान मक्का ज्वार बाजरा, मूंगफली कपास, मूंगफली, ये बुआई इसका होता है, याद रखेंगे, जून और जुलाई में, जून और इसकी कटाई होती है अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और तो रबी आप खरीफ फसल की बुआई होती है जून और जुलाई और कटाई होती है अक्टूबर और, कन्फर्म ना। और इसके अंतर्गत याद रखेंगे सारे के सारे। तो बताओ ज्वार और बाजरा खरीफ फसल है कि रबी फसल? कैसा फसल? प्रश्न आएगा कपास रबी की खरीफ? क्या? अब प्यारे ध्यान दो, धान सबसे ज्यादा होता है बंगाल में। कहां होता है धान सबसे ज्यादा? कहां पे? याद रखेंगे खरीफ फसल में ये होता है आंध्र प्रदेश में। कहां होता है? ज्वार की बात करेंगे महाराष्ट्र। कहां पे? जबकि याद रखेंगे बाजरा की बात करेंगे राजस्थान। कहां होता है? कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात करता है। कौन करता है? सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश करता है। कौन करता है? और मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात करता है। कौन करता है? तो मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन? गुजरात। सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। कपास सबसे ज्यादा और ज्वार सबसे ज्यादा, बाजरा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। कौन? और याद रखिए मक्का सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और धान सबसे ज्यादा कौन? पश्चिम बंगाल। क्लियर ना? ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये सवाल मैंने कहा था कि दक्षिण बिहार के किसान किस फसल की बुआई करते हैं? बताओ किसका भाई? तो दक्षिण बिहार की अगर बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उत्तर बिहार के अपेक्षा दक्षिण बिहार में गेहूं की संभावना उतनी कम इसलिए है क्योंकि ध्यान रखिएगा कि उत्तर बिहार की अगर बात करेंगे तो हिमालय से आने वाली नदियां, उत्तर बिहार में हिमालय से आने वाली नदियां नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। गंडक हो, कोसी हो, बागमती हो, कमला बलान हो या फिर याद रखिए महानंदा जैसी नदियां नवीनतम और नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करता है जो गेहूं या रबी फसल के लिए आदर्श है। इस लेकर याद रखेंगे कि उत्तर बिहार में कोई डिस्ट्रिक्ट हो, पश्चिम चंपारण हो या पूर्वी चंपारण हो, शिवहर हो या सीतामढ़ी या सुपौल, सहरसा या किशनगंज या मधेपुरा हो, सहरसा हो या मुजफ्फरपुर की बात करेंगे, वहां पर नवीनतम जलोढ़ मिट्टी की बहुलता है, जिस कारण बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर बिहार में गेहूं के साथ साथ मक्का की भी खेती होती है और धान की भी खेती होती है। लेकिन स्पष्ट रूप से दक्षिण बिहार की बात करेंगे तो उत्तर बिहार के अपेक्षा दक्षिण बिहार जो है वो गंगा के दक्षिण वाले पार्ट है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, कैमूर की बात करेंगे, सासाराम की बात करेंगे, औरंगाबाद की बात करेंगे, जहानाबाद या नवादा की बात कर लीजिए, जमुई या फिर शेखपुरा या फिर या कर लीजिए आप बांका, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे तो ये सारे प्रायद्वीपीय पठार के भाग है जलोढ़ मिट्टी, पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसे बांगर कहते हैं। तो दक्षिण बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसको बांगर कहते हैं। उत्तर बिहार में ज्यादातर नई जलोढ़ मिट्टी है, खादर है। खादर मिट्टी दोनों फसल के लिए उपयुक्त है, एक तो गेहूं के लिए भी, रबी फसल के लिए भी और खरीफ के लिए भी। जबकि दक्षिण बिहार की थोड़ी सी जलवायु शुष्क हो जाती है और दूसरी बात है कि यहां पर पानी का भी थोड़ा कमी है और तीसरी बात यह है कि ध्यान रखेंगे नदी कम होने के कारण नहरों का विकास कम हुआ है। दूसरी बात प्रायद्वीपीय पठार के कुछ अवशेष हैं झारखंड के सीमावर्ती जिले, बांका हो, जमुई हो, नवादा हो, औरंगाबाद हो या कैमूर में पठारी पहाड़ी एरिया है, ढलान भूमि है। इस लेकर ध्यान रखिएगा कि इस एरिया की मिट्टी भी थोड़ी सी कम उर्वरा शक्ति वाला है। इस लेकर यहां पर बड़े पैमाने पर धान की बुआई होती है। किसकी बुआई होती है? किसकी कन्फर्म ना? तो याद रखिएगा दक्षिण बिहार के किसान किस फसल की बुआई करते हैं। लेकिन अब केवल धान ही नहीं होगा, गेहूं भी होगा। तो ये ध्यान रखिएगा गेहूं भी होगा लेकिन बड़े पैमाने पर क्या होगा? धान। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अब ये लीजिए सवाल, एकदम देखिए, पूरा नदी के साथ बहता हुआ नदी, अब देख लीजिए, है ना। सवाल ध्यान दीजिएगा, देखिए, कहता कि गंगा की सहायक नदी कौन सी नदियां हैं? बताओ।
कौन कौन भाई? गंडक और कोसी तो ये टेलर दिया है ताकि आप दो को याद कर लीजिए, लेकिन ध्यान सुनिएगा, गंगा के अगर पूछ रहा है, देखिए भाई, अगर लिखाएंगे, झुप रही लड़की, उठाओ इसको, पानी मारो, है ना, देखो अगर सुनाएंगे ज्यादा याद होगा, लिखेबो करेंगे, सुना के याद करवा देंगे। हम बार बार कहने की कंपटीशन हम दिए हैं कि अच्छा ठीक है, एकदम धीरे धीरे बोलेंगे, रुक ना प्यारे, वो हमार गलती नहीं है। जब क्लास 6 में तुम था ना, जब आप क्लास 6 में थे तो स्कूल के बदले आप जो है ना, हाँ, उस समय हल्का भी पढ़ लेते, मास्टर के बात कर लेते, तो ये हाल अभी तो आपका थोड़े होता। मतलब स्पीड मत बढ़िए, स्पीड नहीं बढ़ेंगे, बोले न पढ़ा देंगे, है ना, टेंशन नहीं 20 बार बोलेंगे, तू पागल भी होगा ना तो भी तुमको याद करवाएंगे, है, ध्यान दो। बोले पागल भी बैठेगा ना मेरे क्लास में तो भी उसको सब चीज दिमाग में आएगा। अब उससे भी तो दिमागे नहीं है, अब मेमोरी नहीं है, अब वीडियो देख रहा है, मिलवे नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, सुनिए, देखो ध्यान दो, ध्यान रखेंगे कि गंडक और कोसी, गंडक और कौन भाई? कोसी। गंगा की बात करेंगे तो सबसे पहले गंगा की उत्पत्ति गंगोत्री के गौमुख से होती है। गंगोत्री के कहां से? तो गंगोत्री के गौमुख से गंगा की उत्पत्ति होती है, जहां पर यह नदी भागीरथी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? किसके नाम से? और प्यारे देव प्रयाग में, कौन प्रयाग में? देव प्रयाग में अलकनंदा, कौन? अलकनंदा मिलकर क्या बन जाती है? गंगा। क्या बन जाती है? तो बताओ, गंगा गंगा कहां बनती है? देव प्रयाग। कहां पे? जहां पर दो नदी मिलती है, कौन? भागीरथी और भागीरथी की उत्पत्ति याद रखिए गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से होती है, जहां पर यह नदी, ध्यान रखेंगे, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से बहते हुए ये नदी सीधे पहुंचती है, ध्यान रखेंगे, देवप्रयाग, और देवप्रयाग में अलकनंदा आती है सतोपथ ग्लेशियर चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से। और ये नदी ध्यान रखेंगे देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा बन जाती है। गंगा देवप्रयाग से गंगा वही बनेगी, और वहां से बनने के बाद गंगा सीधे पहुंचती है ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद गंगा हिमालय को छोड़कर मैदानी इलाकों में, याद रखिए, मंद गति के साथ सबसे पहले बिजनौर पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश। बिजनौर के बाद यह नदी कन्नौज पहुंचेगी, कन्नौज के बाद कानपुर, कानपुर के बाद प्यारे कानपुर ही सबसे बड़ा शहर है गंगा नदी पर। कानपुर के बाद ये नदियां सीधे पहुंचेगी, याद रखेंगे, प्रयाग, प्रयाग के बाद ये सीधे पहुंचेगी काशी, वाराणसी, वाराणसी के बाद ये उत्तर प्रदेश को छोड़ देगी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, फिर पहुंचेगी बिहार, बक्सर, बक्सर के बाद ये 12 जिले से बहती हुई गंगा पहुंचेगी कटिहार, और कटिहार के बाद गंगा जाएगी झारखंड, और झारखंड के बाद जाएगी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इस नदी पर फरक्का बैराज है। कौन बैराज है? और इसके बाद ये नदी चली जाएगी बांग्लादेश। कहां पे? कहां पे? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किस नदी को? किस नदी को? और गंगा याद रखेंगे 5 राज्य में बहती है। कितने राज्य में? कितने राज्य में? अब बीच में उधर से एक लौंडा बोल दिया कि टाइम हो गया, तो आज फिर हालत जिसको निकलना रहेगा। अरे नालायक, जब तुम कहता कि दीप से भी समझाइए, धीरे धीरे समझाइए, तो 20-25 क्वेश्चन में टाइम लगेगा ना। कोई देखना कि हमारे समाज में वृद्ध महिलाएं हैं, वो बोलती है कि रे तू मास्टर होइए गया बेटा, अब जल्दी शादी कर ले, पोता देखना है। तो दादी तोरा पोता देखना है तो तुरंत टाइम लगेगा ना। 9 महीना में बच्चा तैयार होता तो हम 3 महीना में ला दे। तो जब इसमें 25 क्वेश्चन है तो टाइम तो लगेगा। अब फिर पीछे से क्या करेगा? थोड़ा आगे बढ़िए, फास्ट करिए,
तो सर्जरी करके हम निकाल दें, इनकाउंटर करेंगे, ध्यान रखना। बीच में अगर डिस्टर्ब किया तब। देख भाई ध्यान, कितने राज्य से? 5। प्यारे गौर करिएगा। अब गंगा की सहायक नदी में याद रखेंगे कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें ध्यान रखिएगा कि गंगा की सहायक नदी है, पहली है रामगंगा। कौन? रामगंगा के बाद सीधा गंगा की सहायक नदी है सबसे महत्वपूर्ण, याद रखेंगे, गोमती। कौन सी? ये लखनऊ से बहती हुई गाजीपुर के पास उत्तर प्रदेश में ये नदी गंगा में मिल जाती है। रामगंगा कन्नौज के पास उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलती है। जबकि गोमती के बाद सबसे महत्वपूर्ण नदी गंडक है। गंडक बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाते हुए ये नदियां हाजीपुर के पास याद रखेगा, ये गंगा की सहायक होती है। इसके अलावे गंडक के बाद सबसे महत्वपूर्ण नदी है बागमती, ये भी नेपाल से आती है और ये भी गंगा की सहायक होती है। बागमती के बाद सबसे महत्वपूर्ण बिहार की कोसी की बात करेंगे, कोसी भी गंगा की सहायक नदी है। और सबसे पूर्व में गंगा की सहायक नदी है महानंदा, जो याद रखेंगे सिक्किम से आकर गंगा में मिलती है। ये सारी नदियां उत्तर से आकर गंगा में मिलती है। रामगंगा, गोमती, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा, ये उत्तर से आकर मिलने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। जबकि दक्षिण से मिलने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदी में जमुना। कौन सी? जमुना के बाद सबसे महत्वपूर्ण है सोन। कौन सी? सोन के बाद है पुनपुन। कौन सी? पुनपुन के बाद कर्मनासा। कौन सी? कर्मनासा के बाद क्यूल। कौन सा? क्यूल के बाद हरोहर। कौन सा? क्यूल लखीसराय के पास गंगा में मिलती है, जबकि हरोहर भी लखीसराय के पास गंगा में मिलती है। कर्मनासा बिहार और यूपी के पास सीमा बनाते हुए बक्सर के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन पटना से पूर्व फतुहा के पास गंगा में मिलती है। और सोन की बात करेंगे तो पटना के पास और भोजपुर के पास, कोइलवर के पास ये नदी गंगा में मिलती है। जबकि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, जो प्रयाग में याद रखेंगे गंगा की सहायक होती है। तो स्पष्ट रूप से ये सारी नदियां दक्षिण से आकर मिलती है। दक्षिण से यमुना, सोन, पुनपुन, कर्मनासा, क्यूल और हरोहर, ये सारी नदियां याद रखेंगे दक्षिण से आकर मिलती है। जबकि उत्तर से गंडक, गोमती, इसके अलावे आपका बागमती, कोसी और महानंदा, ये सारी नदियां याद रखेंगे कहां से? दक्षिण से। क्लियर ना? ये उत्तर से और ये कन्फर्म ना? ये ध्यान रखिएगा। चलिए, कौन सा? अच्छा, बहुत कुछ होगा, हम बताएंगे ना। सोनपुर होगा कि हाजीपुर क्यों होगा? तो वही ना, टाइम लेंगे। हाजीपुर होगा क्योंकि सोनपुर याद रखेंगे जहां पर गंडक आकर मिलती है। बीपीएससी का ये बड़ा पेचीदा सवाल रहा है, क्योंकि हाजीपुर जो है सबसे लास्ट में है और सोनपुर ऊपर है। सोनपुर जो पड़ता है वो सारण में पड़ता है और हाजीपुर वैशाली में पड़ता है। हाजीपुर गंगा से सटा हुआ थोड़ा सा है और आपका जो सोनपुर है वो याद रखिए थोड़ा सा ऊपर में है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, इसमें आंसर सटीक होगा हाजीपुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है भाई, कहता देख भाई, इस साफे गलत है। ये जो क्वेश्चन है ना, कहा कि हम भी ऐसे तो हमको सब कुछ पता ही रहता है लगभग, लेकिन इन नदी को हम भी पहली बार सोचे तो ये की है पता है, टाइपिस्ट मिस्टेक है। होना चाहिए यहां पर कोई दूसरा चीज, एक बिहार स्पेशल बना दिया। आटा से रसगुल्ला बनता है, ये बना दिया, गुलगुल्ला के बदले रसगुल्ला बना दिया है ना। बिहार यहां होगा नहीं। अब देख प्यारे ध्यान दो, रेवा नदी जो है ना, ई जो नदियां है, देखो ई नदी जो है, देखो नदी पीपीटी ठीक लगाया है लेकिन ऑप्शन में गलत कर दिया है। नर्स कोई दवाई चला देगा तो डॉक्टर पागल है, हाँ? देखो इसको सुधारेंगे। ई नदी जो है ना, इन नदी का नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा नदी जो है ना, इतना बीहड़ और दो पर्वतों के बीच ये बहती है ना, इस लेकर इसके ध्वनि और साउंड के कारण इसको बोला गया है रेवा। क्या बोला गया है? इसी के कारण याद रखेंगे मध्य प्रदेश में एक शहर भी है रीवा, नाम सुने होंगे। कौन सा शहर? रीवा। और ये नदी ओरिजिनल में है नर्मदा। कौन नदी है?
यही नदी नर्मदा मध्य प्रदेश में देखिए एक झरना का निर्माण कर रही है जो भेड़ाघाट जबलपुर के पास है, और इस झरना का नाम है धुआंधार। नाम सुने होंगे, कौन सा? धुआंधार झरना। कौन झरना? तो धुआंधार झरना की बात करेंगे। नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास, और नर्मदा नदी को ही रेवा नदी कहा जाता है। तो यहां पर प्यारे बिहार काट के यहां पर मध्य प्रदेश कर दीजिएगा। बिहार काट के क्या कर दीजिएगा? मध्य प्रदेश। बिहार काट के क्या कर दीजिएगा? मध्य प्रदेश। क्लियर ना? तो रेवा नदी किसको कहते हैं? रेवा नदी नर्मदा को कहते हैं। अब बताइए नर्मदा की उत्पत्ति कहां से होती है? अमरकंटक। कहां से होती है? अमरकंटक से। कौन सी नदी? कौन सी? अब प्रश्न आया कि नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? अमरकंटक। कहां से होती है? कौन सी नदी? याद रखिए जबलपुर के पास यह नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? और यह नदी गिरती है अरब सागर में। कहां गिरती है? कहां गिरती है? कौन सी नदी? नर्मदा। कौन सी? और इस पर एक परियोजना है जिसका नाम है, याद रखेंगे, सरदार सरोवर। कौन सा? तो बताओ भाई, सरदार सरोवर अगर डैम की बात करेंगे तो सरदार सरोवर डैम गुजरात में किस नदी पर है? नर्मदा। किस नदी पर? कौन सरोवर? कौन सरोवर? तो सरदार सरोवर परियोजना की बात करेंगे तो किस नदी पर है? नर्मदा। किस नदी पर? नर्मदा की उत्पत्ति कहां से होती है? अमरकंटक। कहां से? दो पर्वतों के बीच, याद रखेंगे, भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में इसका निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि नर्मदा, 1 मिनट यूट्यूब वाले कमांडो याद रखेंगे, यह है, मान लीजिए कि यह मैकाले का पठार है और जहां पर मैं खड़ा हूं यह है, ध्यान रखेंगे, खास ध्यान रखिएगा, अमरकंटक। और अमरकंटक से यह नदी निकलती है। कौन? नर्मदा। कौन? नर्मदा। और ध्यान रखिएगा पहुंचती है जबलपुर। कहां पे? जबलपुर के पास। याद रखेंगे एक विशेष झरना, क्योंकि पानी प्यारे देखो जब झरझर करेगा, ध्यान से सुनो, तभी ये झरना का निर्माण करेगा। और जबलपुर के पास ये झरना का निर्माण करते हुए दो पर्वत, एक तरफ विंध्याचल और दूसरे तरफ सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में कौन सी नदी? नर्मदा। कौन? अब ध्यान रखेंगे, चूंकि नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण, ये अक्सर सुनते हुए कि यह एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? तो ध्यान रखेंगे, एक तरफ विंध्याचल, कौन? एक तरफ सतपुड़ा, कौन? तो इधर भी चट्टान, इधर भी चट्टान, कहीं मिट्टी है। तो इसी भ्रंश घाटी में बह रही है कौन? नर्मदा। कौन बह रही है? तो प्रश्न आएगा कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत के बीच? विंध्याचल हो, बताइए यहां मिट्टी है, तो बताइए यहां से रेत कंकड़ पत्थर ले जाएगा कि नहीं? तो याद रखेंगे नर्मदा अपने तेज प्रवाह से सबसे पहले विंध्याचल से टकराया। किससे? अब विंध्याचल के बाद फिर सतपुड़ा। किससे? तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच जब टकराया तो इसके रेत कंकड़ पत्थर को ले जाएगा कि नहीं? ले जाएगा। और फिर पहुंचा अरब सागर। कहां? और अरब सागर में ये सारे रेत कंकड़ को ही पर जमा कर दिया, जिसके कारण ये डेल्टा का निर्माण, क्योंकि डेल्टा का निर्माण वही करेगा जो मैदानी इलाके से मिट्टी ले जाएगा। क्या ले जाएगा? जैसे गंगा नदी मैदान में बहती है और बाढ़ लाती है। क्या लाती है? तो गंगा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाएगी, जबकि नर्मदा दो पर्वत के बीच, याद रखेंगे, बहकर इसके चट्टान को तोड़ कर ले जाता है। इस कारण याद रखेंगे भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहने के कारण ध्यान रखेंगे एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण? कन्फर्म ना? देख भाई, बोले ना समय कम है, नहीं तो बोले ना कि ज्योग्राफी रग रग में, लेकिन बात यही है क्योंकि यूट्यूब पर भी मेरा कमांडो है ना, नहीं तो बोल दिए ना कि एकदम बोले ना कि रियलिटी में आपको लगता कि जो है ना कि बस हम बोले ना, हम शुरू दिन किए आए थे, हम बोले थे रिलैक्स में बैठो, कोई चम्मच गिलास का जरूरत नहीं है।
बाकी तो तुम समझ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल यूट्यूब कमांडो ध्यान रखना, कभी कभी हमको कुछ कुछ यहां पागल टाइप का लड़का है, तो उसको समझाने के लिए हम अपना थोड़ा सा तो हमको करना पड़ेगा ही समझाने के दृष्टिकोण से। चलो भाई ध्यान देना है, रेबा तो बता चुके हैं हम, अब ध्यान दीजिएगा। अब ये 157 नंबर के बाद देखेंगे 159 नंबर का सवाल क्या है, ये लीजिए। कहता है भाई ध्यान देंगे, कहता है कि किस नदियों का बहाव नेपाल से होकर होता है? गंडक और, लेकिन इसमें दो दिया है, आइए समझिए, गौर कीजिएगा। ये देखिए कोसी बैराज है, झांसर के घर से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर, सुपौल से जो भी होंगे, हम यहाँ पर गए भी हैं, है ना, सर के घर गए थे तो हम यहाँ पर पूरा इसका मुआयना भी किए थे, है ना। तो अब ध्यान रखिएगा, अब ध्यान दिएगा, ये प्यारे गौर करेंगे, ये कोसी और गंडक, लेकिन बात समझिए, कोसी और गंडक के अलावा नेपाल, ये नेपाल का नक्शा मान लीजिए, नेपाल से केवल कोसी गंडक तो आती है। देखो प्यारे, नेपाल से सबसे पहले गंडक आती है। कौन आती है? गंडक। गंडक को नेपाल में नारायणी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नारायणी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शालिग्राम होता है, शालिग्राम अर्थात विष्णु जी के स्वरूप। ये याद रखेंगे, गंडक स्पष्ट रूप से गंडक नेपाल से आती है, जहां पर ये नारायणी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा याद रखेंगे, नेपाल से एक और नदी आती है, बागमती। कौन आती है? तो बागमती भी कहां से आती है? नेपाल। कहां से आती है? नेपाल। इसके अलावा याद रखेंगे, एक प्रमुख नदी है, याद रखेंगे आपका कोसी। कौन सा? कौन सा? तो बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार में जो नेपाल से 3 नदी आती है, इसमें गंडक, बागमती, कोसी। गंडक, बागमती, कोसी कहां से आती है? नेपाल। बताइए, गंडक को नेपाल में क्या कहते हैं? नारायणी। और कोसी को नेपाल में अरुण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताओ, कोसी को नेपाल में क्या कहते हैं? अरुण। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो नेपाल से प्रमुख 3 नदी जो बिहार की है, वो स्पष्ट रूप से गंडक, बागमती और कौन है? कोसी। चूंकि यहां 2 ऑप्शन है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है, गंडक और कोसी। गंडक को नेपाल में नारायणी कहते हैं और कोसी को अरुण के नाम से जाना जाता है। और नेपाल के निचले एरिया में 7 धाराएं मिलकर सप्तकोसी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? सप्तकोसी के नाम से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किस फसल को बोने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है? अब देखो, पागलन है, यहां होगा चना। क्या होगा? चना के अलावा याद रखेंगे मसूर। क्या होगा? मसूर के बाद याद रखेंगे मटर। क्या होगा? क्या होगा? मटर। मटर के बाद याद रखेंगे सबसे ज्यादा सोयाबीन। क्या होगा? ये सारे के सारे इसलिए क्योंकि याद रखेंगे इसमें नाइट्रोजन पोषक तत्व को बढ़ाने वाली क्या होते हैं? विशेष याद रखेंगे, इसके जड़ में नाइट्रोबैक्टीरियम होते हैं, जो याद रखेंगे चना, मसूर और मटर और सोयाबीन की अगर बात करेंगे तो ये सारे के सारे नाइट्रोजन पोषक तत्व को बढ़ाता है। किस पोषक तत्व को बढ़ाता है? नाइट्रोजन पोषक तत्व को ये सारे दलहनी पौधे बढ़ाते हैं, जिसके कारण फसल में याद रखेंगे कि मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि मैंने कई बार बताया कि सबसे ज्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करेंगे, जैसे हमारे बॉडी के अंदर भी ध्यान रखेंगे, हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व की जरूरत होती है, जिसमें विटामिन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। विटामिन ए, बी, सी, डी के जो भी आप लेते हैं, जो हमारे बॉडी को जरूरी है। उसी प्रकार से प्लांट की अगर बात करेंगे तो प्लांट में भी कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिसमें खास पोषक तत्व है, याद रखें, नाइट्रोजन। कौन? चूंकि पौधे के ग्रोथ, पौधे के वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की काफी आवश्यकता होती है। हम 2 रूप से नाइट्रोजन देते हैं, एक तो याद रखिएगा, एक तो मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे कि हम जैविक संसाधनों से देते हैं, और दूसरा याद रखेंगे आपके कृत्रिम तरीके से याद रखेंगे यूरिया का प्रयोग करते हैं। जबकि आप नेचुरल रूप से याद रखेंगे तो इसी प्रोसेस से हम देते हैं, और वो प्रोसेस है याद रखेंगे, खास करके याद रखेंगे कि हम फसल चक्रण करके करते हैं या फिर जैविक खाद का प्रयोग करके हम नाइट्रोजन पोषक तत्व का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है भाई कि किस राज्य में धान की खेती प्रमुख है? बताइए। क्योंकि बिहार हम पढ़ा रहे हैं तो बिहार तो हम मानना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा
चूंकि याद रखेंगे सबसे ज्यादा धान की खेती कहां होती है? पश्चिम बंगाल। कहां होती है भाई? तो धान की खेती सबसे ज्यादा कहां होती है? पश्चिम बंगाल। कहां पे? पश्चिम बंगाल के बाद धान सबसे ज्यादा यूपी में। कहां पे प्यारे? यूपी। और यूपी के बाद याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। कहां पे? आंध्र प्रदेश। कहां पे? आंध्र प्रदेश। अब देखो, अगर पूछेगा कि धान सबसे ज्यादा कहां होता है? पश्चिम बंगाल। कहां होता है? लेकिन पूछेगा धान बोया सबसे ज्यादा कहां जाता है? यूपी में। कहां पे? यूपी में। अब देखिए, एक वर्ष में बोया जाएगा यूपी में। चूंकि बंगाल में इसलिए होता है क्योंकि क्षेत्रफल कम होने के कारण यहां 2 से 3 बार याद रखेंगे धान की खेती हो जाती है। इस लेकर अगर पूछेगा कि धान सबसे ज्यादा कहां होता है? पश्चिम बंगाल। कहां होता है? लेकिन धान बोया जाता है सबसे ज्यादा कहां? यूपी। कहां पे? और धान के प्रमुख उत्पादक देश उत्पादक याद रखेंगे, राज्य की बात करेंगे तो यूपी के अलावे याद रखिए, पश्चिम बंगाल के अलावे यूपी भी है, यूपी के अलावे बिहार भी है, बिहार के अलावे पंजाब में भी धान की खेती होती है नहरों के साथ साथ। इसके अलावे उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, इसके अलावे आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के कोरोमंडल पर होता है, आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट पर होता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी चावल की अच्छी खासी खेती होती है, खास करके याद रखिएगा। जबकि पश्चिम भारत में चावल की खेती कम इसलिए होती है क्योंकि एक तो याद रखेंगे कि वर्षा का भी अभाव, और दूसरा ध्यान रखेंगे मिट्टी की भी ध्यान रखेंगे प्रॉब्लम है। क्योंकि राजस्थान के सारे मिट्टी याद रखेंगे मरुस्थलीय हैं, जिसमें पानी अवशोषण करने की क्षमता नहीं होती है, बहुत सूख जाता है। और दूसरा, अरावली के कारण यहां मानसून अवरोध के कारण वर्षा भी नहीं हो पाती है। और दूसरी बात याद रखिए, महाराष्ट्र और गुजरात की अगर बात करेंगे तो यहां काली मिट्टी है, जिसमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और तीसरी बात यह है कि जब कपास उत्पादन होगा ही तो फिर धान उगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसको नगदी फसल है, उसमें किसानों को ज्यादा मुनाफा है। इसलिए राजस्थान, महाराष्ट्र और आपके गुजरात में धान की खेती लगभग नहीं के बराबर होती है। जबकि डेल्टाई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और जलोढ़ मिट्टी और मानसून के प्रभाव और सिंचाई के कारण यूपी, बिहार, बंगाल के अलावे ध्यान रखेंगे दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ज्यादातर किसकी खेती होती है? धान की। किसकी खेती? कंफर्म ना? याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या बोले उसमें? पश्चिम बंगाल कीजिए। सबसे ज्यादा पूछा ना, पश्चिम बंगाल कर दिए। बिहार ऑप्शन है तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ध्यान देना है, कुछ सवाल में चलेगा। राजगीर की पहाड़ियां कौन से वन मिलता है? बताइए। शीशम। सबसे ज्यादा कौन भाई? ध्यान दीजिएगा, यहां पर है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिन्हें मानसूनी वन या पतझड़ वन कहते हैं। बिहार के अधिकतर क्षेत्रों में, खास करके दक्षिण बिहार, चूंकि राजगिरी की बात करेंगे तो राजगिरी मगध में पड़ता है, राजगिरी की बात करेंगे नालंदा में पड़ता है। और दक्षिण बिहार की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन या मानसूनी वन है। यहां पर सबसे ज्यादा जो प्लांट मिलता है बिहार में, वो ध्यान रखेंगे, जिसमें शीशम के अलावे, शीशम तो हर एक जगह मिल जाएगा, बिना लगैले ही लग जाता है। एक वो लगा दीजिए, 11 को उधर जन्म के खड़ा हो जाएगा, है ना। तो शीशम याद रखेंगे पतझड़ बन के। अभी आप देखेंगे सारे शीशम अपने पत्ते का त्याग कर देता है। इस लेकर बिहार में जो वन मिलते हैं उन्हें पतझड़ वन कहते हैं। पत मतलब पत्ता, झड़ मतलब झड़ना, मतलब बसंत काल के बाद, बसंत काल खत्म, अब जाकर देखेगा आम, महुआ, पीपल, बरगद, शीशम। आम, महुआ, पीपल, बरगद, बिहार का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर ये पेड़ नहीं होंगे, है ना, सब जगह होगा। और ये ध्यान रखेंगे ये पतझड़ वन के अंतर्गत आते हैं। ये एक ऐसे वनस्पति, एक ऐसे पेड़ हैं जो आप लगाते हैं तो भी लगता है और नहीं लगाते तो भी लग जाता है। लेकिन कभी सुने हैं कि बिहार में जो है बहुत हमारे गांव में जो है अंगूर का खेती है, सेब का खेती है, सुने मसाले की खेती है? नहीं। क्यों? क्योंकि याद रखेंगे वैसी जलवायु नहीं है। तो स्पष्ट रूप से याद रखेगा कि बिहार में मानसूनी वन और पतझड़ वन है, जिसमें शीशम के अलावे याद रखेगा आम, आम के अलावे महुआ, महुआ के अलावे याद रखेंगे पीपल, और पीपल के अलावे याद रखेंगे बरगद की अगर बात करेंगे। ये सब ज्यादा वनस्पति मिलते हैं कहां पे? बिहार में। लेकिन कहता है कि राजगीर पहाड़ी में सबसे ज्यादा क्या है? तो वो है शीशम। क्या है? शीशम। क्या है? शीशम। जो शीशम कैसे वन के अंतर्गत आएगा? पतझड़ या मानसूनी? पतझड़ या कौन कौन?
और बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी। कैसी? कैसी? तो बताइए यहां के वनस्पति और पेड़ मिलेंगे कैसे? तो मानसूनी या पतझड़, मानसूनी या, कन्फर्म ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है, ध्यान दीजिएगा कि उत्तर पश्चिम बिहार के किस हिस्से में जंगल है? उत्तर पश्चिम बिहार के किस जिले में याद रखेंगे जंगल है? तराई क्षेत्र। कौन क्षेत्र भाई? तराई। ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा अगर वन की बात करेंगे बिहार में तो कैमूर में है। कहां पर है? कैमूर में। लेकिन उत्तर पश्चिम की बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम में एक प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है, आप लोग जानते होंगे, पश्चिम चंपारण। क्या है? पश्चिम चंपारण में कौन सी पहाड़ियां हैं? सोमेश्वर की। कौन सा? तो सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी प्यारे याद रखिएगा कि हिमालय का ही भाग है, और हिमालय में भी याद रखेंगे शिवालिक का भाग है। किसका भाग है? शिवालिक का। कौन सी पहाड़ी? सोमेश्वर का। और इस पहाड़ी के नीचे गंडक का याद रखेंगे विशेष याद रखेंगे तराई क्षेत्र कहलाता है। और तराई क्षेत्र याद रखेंगे नम भूमि या आर्द्र भूमि, नम भूमि या आर्द्र भूमि। चूंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां जब अपने तीव्र ढाल के सहारे नीचे उतरती है और जैसे ही उसको याद रखिए थोड़ा समतल एरिया मिलता है, तो समतल एरिया जहां मिलता है तो अपने ऊपर से वो जितना याद रखिए गा दिया, जितना ऊपर से हिमालय से अपने तेज प्रवाह के कारण वो लेकर आती है, तो जब वो समतल मिलता है तो उसका गति कम जाता है, और ध्यान रखेंगे वो सारे के सारे गाद या मटेरियल को वहीं पर छोड़ देता है, जिसके कारण वो नम एरिया या नम क्षेत्र बनता है, जिसको हम तराई कहते हैं। तराई अक्सर याद रखेंगे नदियों के नम भूमि या दलदली भूमि में मिलता है, और खास करके गंडक की प्रमुख, गंडक की जो प्रमुख सहायक नदियां और गंडक जो है वो ध्यान रखेंगे पश्चिम चंपारण में याद रखेंगे इस तरह के तराई क्षेत्र का निर्माण करती है। तराई क्षेत्र अक्सर याद रखेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश के, बिहार और उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे याद रखेंगे क्षेत्र को हम तराई कहते हैं, जहां पर याद रखेंगे विशेष वनस्पति उगते हैं। इस लेकर बिहार का एकमात्र याद रखेंगे राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर जो याद रखेंगे बाघ के लिए संरक्षित है, वो पश्चिम चंपारण में है। कहां पर है? कहां पर है? कौन सा? वाल्मीकि नगर। कौन सा? कौन सा? तो वाल्मीकि नगर का संबंध याद रखेंगे कहां से है? पश्चिमी चंपारण। कहां से? किसका? किसका? तो सवाल पूछा गया है कि बिहार के उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में बताइए, अगर पूछेगा कि उत्तर पश्चिम में कौन सा जिला है तो पश्चिमी चंपारण। कौन है? तो पश्चिमी चंपारण की स्थिति उत्तर में है कि नहीं है? और कॉर्नर में याद रखेंगे कौन सा है? पश्चिम। उत्तर और पश्चिम में जो डिस्ट्रिक्ट है वो याद रखेंगे कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण को ही बेतिया कहते हैं, जहां पर तराई वनस्पति के बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए वहां पर बाघों के लिए संरक्षित जो है जिसका नाम है याद रखेंगे वाल्मीकि नगर। क्या नाम है? वाल्मीकि नगर। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि जूट की खेती किस जिले में होती है? देखो भाई, अब देखो यहां पर यह भी चलेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट जमुई रहता तो एकदम होबे नहीं करता, नवादा होता तो एकदम साफे गलत था। अब क्या है कि पूर्णिया में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन पूर्णिया से ऊपर सीमावर्ती याद रखेंगे, अगर आप बात करेंगे अररिया की बात करेंगे, सुपौल क्षेत्र की बात करेंगे, तो इस एरिया में कटिहार में बात करेंगे तो यहां पर भी याद रखेंगे जूट की खेती होती है, लेकिन बड़े पैमाने पर कहां पे होती है? पूर्णिया। कहां पे? तो बड़े पैमाने पर याद रखेंगे, अगर बात करेंगे तो पूर्णिया में याद रखेंगे, पूर्णिया में बड़े पैमाने पर जूट की खेती होती है, लेकिन कहता है जूट की खेती किस जिले में? तो अररिया है, तो ऑप्शन चलेगा, लेकिन याद रखेगा सबसे ज्यादा पूर्णिया, और पूर्णिया के बाद थोड़ा कहां होगा? अररिया। तो पूर्णिया भी आप ऐड कर लीजिए कि सबसे ज्यादा बिहार में कहां होता है? पूर्णिया। और भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, भारत में सबसे ज्यादा, और ये याद रखेंगे ज्यादातर डेल्टाई क्षेत्र में होता है। कहां होता है? किसकी खेती? जूट का। जूट को ही याद रखिए पटसन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटसन। किसको भाई? जूट को। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है समस्तीपुर में किस प्रांत में,
समस्तीपुर के किस प्रांत या भाग में तंबाकू का व्यवसायिक उत्पादन होता है? तो याद रखिए समस्तीपुर के, याद रखेंगे तो ये कौन है, याद रखेंगे पश्चिम वाले एरिया में, पश्चिम वाले उसका कुछ ब्लॉक होगा जहां बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन मुख्य रूप से याद रखेंगे, ये तो आप सीधा नॉर्मल याद रख लीजिए, लेकिन सदैव याद रखेंगे यहां पर सवाल जो है कि तंबाकू की खेती बिहार में सबसे ज्यादा कहां होती है? कहां पे? कहां पे? तो बिहार में सबसे ज्यादा तंबाकू कहां पे? और जूट कहां होता है? पूर्णिया। जूट कहां? पूर्णिया। जूट कहां? लेकिन पूछेगा कि बिहार में चाय की खेती, किशनगंज। चाय की खेती, जूट की खेती, जूट की खेती, जूट की खेती। चूंकि ये इसलिए है क्योंकि ये एक नगदी फसल है, नगदी फसल को वाणिज्यिक या व्यापारिक फसलें कहते हैं जिससे विदेशी मुद्रा आता है। ध्यान रखेंगे, जूट की बात करेंगे, कपास की बात करेंगे, चाय की बात करेंगे, गन्ना की बात करेंगे, ये नगदी व व्यापारिक फसल है जिससे भारत विदेशी मुद्रा कमाता है। और बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार में नगदी फसल अगर आपसे पूछ ले तो बिहार में नगदी फसल में ना तो सोयाबीन होता है, ना तो कपास होता है, ना तो प्यारे याद रखिएगा कि आपका मसाले होता है, ना तो रबर होता है, ना तो नारियल होता है, लेकिन 3 नगदी फसल, ध्यान से सुनिएगा, 3 नगदी फसल जिसमें तंबाकू, चाय, जूट, तंबाकू, चाय, जूट, तंबाकू, चाय, जूट कहां होता है? बिहार। तो तंबाकू सबसे ज्यादा कहां? समस्तीपुर। तंबाकू सबसे ज्यादा, तंबाकू सबसे ज्यादा समस्तीपुर। और चाय कहां? चाय किशनगंज। चाय, चाय। और बताओ जूट कहां? इतने तू लिखता है तो जब हम यादें करा देंगे, जब हम यादें करा देंगे तो फिर तुम लिखने का जो कोशिश करता है तो फिर घर में जाके भूल जाएगा। जब तुम लिख लिया, अगर सुन लिया, याद हो गया तो घरों में जाके लिख सकता है। नहीं तो रोड पर निकलिएगा, मार दिया मोटरसाइकिल वाला, एक्सीडेंट हो गया, कॉपी गिर गया उन्हें, आप पीएमसीएच में, फिर पूछेंगे जूट कहां होता है? तो नवादा में। मारते रहिए। जब बोलना दिमाग स्थिर नहीं रहता है, और दिमाग में अभ्यास करने के बाद सब कुछ होता है, फिर भी आदत से लाचार है। हम बस खाली ऑनलाइन कमांडो है, नहीं तो बेवकूफ कहीं का, नहीं पढ़ता, फिर बोले कि वहां जाके इनकाउंटर करते हैं। लेकिन बस दोनों तरफ हम जुड़े हुए हैं तो इसके लेकर थोड़ा सा हम बंधे हुए हैं। हाँ, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट सवाल देख भाई, यहां देखो, नींद में कुछ, बिहार के जंगलों में कौन जानवर रहते हैं? तो आप बताओ भाई, बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र कौन सा? वाल्मीकि नगर। कौन? कौन? कन्फर्म। तो बिहार का एकमात्र संरक्षित बाघ नेशनल पार्क कौन? वाल्मीकि नगर। याद रखिए, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर। जबकि बाघ सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। कहां पे? तो पूछेगा कि बाघ की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे? कहां पे? कहां पे? जबकि ध्यान रखेगा कि बाघों के लिए संरक्षित किया गया, और बाघ संरक्षण अधिनियम आए 1973। 1900। तो प्रश्न आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा कि बाघ संरक्षण, कौन संरक्षण? बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया भाई? 1900। कौन संरक्षण? जबकि सबसे ज्यादा बाघ कहां पे? सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा याद रखेंगे बाघों की संख्या कहां पे? क्योंकि सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य कौन? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन कहां पे? मध्य प्रदेश। कहां पे? तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? इस लेकर बाघों की संख्या याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। जबकि बिहार पूछा है तो बिहार में याद रखेंगे वाल्मीकि नगर। कौन सा? कौन सा? कंफर्म ना? ये स्पेशलाइज जीव है, याद रखिएगा। 3-4 सवाल आपको बताते जाएंगे, अभ्यास निरंतर होगा तो ये ध्यान रखेंगे, आपको दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए आ ही गया है ना। कहता कि चंपारण जिला किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? बताओ। किसके लिए? किसके लिए? बाघ के लिए। किसके लिए भाई?
कौन सा? वाल्मीकि नगर। और यह स्पष्ट रूप से याद रखिए पश्चिमी चंपारण में है कि नहीं? अब याद रखिए भारत के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क की बात करेंगे। सबसे ज्यादा बाघ भारत में याद रखिए श्रीशैलम में है। कहां पर है? श्रीशैलम नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का कान्हा का नाम सुने होंगे। कान्हा मध्य प्रदेश में पड़ता है। कान्हा कहां पड़ता है? कहां पे? जबकि सरिस्का, कौन सा? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। कहां पर है? बाघ के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्यारे सिमलीपाल। कौन सा? सिमलीपाल की बात करेंगे। सिमलीपाल है उड़ीसा में। सिमलीपाल कहां है? सिमलीपाल कहां पे? तो बताइए श्रीशैलम कहां है? आंध्र प्रदेश। कहां पे? प्रश्न आया कि कान्हा कहां है? सरिस्का कहां है? राजस्थान। कहां पे? सिमलीपाल कहां है? सिमलीपाल कन्फर्म ना? जबकि याद रखेंगे बांदीपुर। कौन सा? बांदीपुर की बात करेंगे कर्नाटक। कहां पे? तो बांदीपुर कहां है? कहां? कौन सा? जबकि पेरियार, कौन सा? पेरियार कहां है? केरल। कहां है? कौन सा? तो पेरियार कहां है? प्रश्न आया कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां? प्रश्न आए बांदीपुर, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम, कान्हा, सरिस्का, सिमलीपाल। सबसे ज्यादा बाघ कहां पे? मध्य प्रदेश। कहां पे? सबसे ज्यादा बाघ कहां पे? जबकि बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया? 1971, 72, 75, 83, 82। कब? कंफर्म। तो बाघ संरक्षण अधिनियम 1900 यह पूछेगा तो लड़का 75 मार के आएगा, 72 मार के आएगा, वन अधिनियम मार के आ जाएगा बाघ अधिनियम में। बात समझ गए ना? ये जबरदस्ती इसीलिए करवाते हैं क्योंकि याद रहेगा। जहां एग्जाम सेंटर पर इतने बढ़िया नींद थोड़े आएगा, वहां तो बेचैनी बढ़ा रहेगा, बीपी जो है 200 के पार रहेगा, मौसम है गर्म का ठंडा लगेगा, 2 घंटा में 4 बार बाथरूम लगेगा, है ना? और उस समय मन विचलित होगा। अगर कहीं एग्जाम ठीक से नहीं गया तो लगेगा कि है ना, बॉडी में कोई बले नहीं है, चलो न्यूटन के सब नियम फेल है, सब नियम फेल हो गया है कि नहीं है? एग्जाम बढ़िया चल जाएगा तब लगेगा कि रिजल्ट हो जाएगा, मास्टर हो जाएंगे। बात समझिए ना? तो ये जो आप सोच रहे हैं कि जबरदस्ती, तो ये सब एकदम ध्यान से बात समझ रहे ना? हाँ, आए देखिए सरस्वती विसर्जन के बाद बहुत सारे आए हैं, है ना? और आएगा। अभी तो आजकल पूरा एकदम डांस बांस किया होगा, अब धीरे धीरे वो सब भरेगा। वो जितना तू देख रहा है ना राजस्थान का थार मरुस्थल, वो सब भर जाएगा। अभी देखो पूरा सबसे घना मध्य प्रदेश है वन संरक्षण अधिनियम के तहत, है कि नहीं है? अभी राजस्थान देखो गड़बड़ है, 3 दिन के बाद देखना पूरा भरेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सबसे पढ़ने में मजा लगेगा आपको 8 9 में, पूरा इंडियन है। वो जब आएगा ना तो लगेगा कि बहुत बढ़िया। अभी तो नॉर्मल चल रहा है, बस समझ गए ना? बच्चा 6 महीना के औरत की भोजन का पता चलता, खाली चूसनी मिल गया बाम, है ना? जब वही 22 साल के आता तो पूरा चिकन मटन पुलाव कबाब मिलता है ना, तब देखो टेस्ट का स्वाद पता चलेगा। 6 महीना का बच्चा क्या पता चलेगा? तो क्लास 6 का एससीईआरटी है, तो इसमें तो बच्चा जैसा पढ़ाई है, तो इसमें बच्चा जैसा पढ़ाई तो नॉर्मल आपको पढ़ा रहे हैं, है ना? और जब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो पूरा आपको याद होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल कमांडो क्या कहता है कि गंडक नदी के तट पर स्थित प्रमुख जगह कौन है? कौन? एकदम गड़बड़, दानापुर है ये नहीं है, 33 मिस्टेक है।
आता है। अब 5 गो सीआरपी आके पूरे गांव एक संभाल के चल जाता है। बाकी ब्रेक के बाद बताएंगे कैसे इनकाउंटर होता है। इसलिए कि होमगार्ड का ट्रेनिंग नहीं चल रहा है, पूरे फुल्ली एसपीजी कमांडो का है ना। जो होमगार्ड वाले हैं झोला छाप निकल जाइए पोलिंग बूथ पे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। देख प्यारे, कहता है साउंड प्रॉब्लम था। गंडक नदी के तट पर स्थित प्रमुख जगह कौन है? दानापुर नहीं प्यारे, हाजीपुर। कौन? हाजीपुर, याद रखिएगा। कौनपुर? हाजीपुर, याद रखिएगा। कौनपुर भाई? हाजीपुर, याद रखिएगा। तो गंडक नदी के तट पर कौन है? हाजीपुर। कौन है? और अभी मैंने बताया था कि गंडक नदी हाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? और ये नदी आती कहां से है? नेपाल। कहां से आती है? तो गंडक नदी आती कहां से है? नेपाल से। कहां से? और ये याद रखिए सबसे पहले बिहार के पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? गंडक नदी के किनारे ही वाल्मीकि नगर। कौन है? तो प्रश्न पूछेगा कि बाघ के लिए संरक्षित वाल्मीकि नगर किस नदी के किनारे? किसके किनारे? और सबसे महत्वपूर्ण पूछेगा कि बिहार में कौन सी नदी घड़ियाल को संरक्षित करता है? गंडक। कौन? तो याद रखें, गंडक एक विशेष जलीय जीव को याद रखें संरक्षित करता है घड़ियाल। किसको भाई? तो घड़ियाल को याद रखें संरक्षित करता है कौन नदी? गंडक। कौन? तो किस नदी में याद रखें घड़ियाल पाया जाता है? गंडक। गंडक आती कहां से? नेपाल। कहां से? नेपाल। नेपाल में इस नदी को क्या कहते हैं? नारायणी। क्या कहते हैं? नारायणी। और ये नदी याद रखेंगे हाजीपुर में। कहां पे? किस नदी में? गंगा में। किसमें? जबकि याद रखेंगे सोन। कौन सी? सोन। कौन सी? सोन भी गंगा की प्रमुख सहायक नदी, लेकिन वो दक्षिण से आकर कोइलवर के पास गंगा में मिलती है। कहां पर मिलती है? कोइलवर के पास, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर प्यारे, क्या कहता है? 107 आगे बढ़ गए, यही है ना। देखो कितना मस्त सवाल है। कहता है कि सोमेश्वर पहाड़ियां, सोनेश्वर पहाड़ी है ना, ये कहां है भाई? राजगीर। कौन सा? सोनेश्वर की पहाड़ी। जबकि याद रखिएगा अगर सोमेश्वर कहेगा तो कौन? सोमेश्वर। सोमेश्वर कहां है? कहां पे? पश्चिमी चंपारण। और यह है सोनेश्वर। कौन सा? तो इसका संबंध, और राजगीर पहाड़ी को याद रखेंगे राजगिरी पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। राजगिरी पहाड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं, याद रखिएगा। और ये स्पष्ट रूप से राजगिरी अगर पूछेगा तो राजगिरी याद रखेंगे तीन तरफ से याद रखेंगे। तीन तरफ से याद रखेंगे। किससे घिरा हुआ है? पहाड़ों से। किससे? पहाड़ों से। और सबसे इंपॉर्टेंट तो कई बार आपको बताए जाएंगे कि राजगिरी किसकी राजधानी थी? मगध की। किसकी राजधानी? कौन सा? राजगिरी। और राजगिरी को बसाया कौन था? बिंबिसार। कौन? बिंबिसार, है ना। तो ये स्पष्ट रूप से राजगिरी से संबंधित याद रखिए। मगध राजवंश की राजधानी थी राजगिरी, जहां पर आपको बताए जाएंगे हिस्ट्री के अंदर कि यहीं पर पहली बौद्ध संगति याद रखिए अजातशत्रु ने सप्तपर्णी गुफा में करवाया था। कहां करवाया था? सप्तपर्णी गुफा राजगिरी के अंदर। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है कि गन्ना उत्पादन जिले हैं कौन प्यारे? गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी। इस लेकर ध्यान रखेंगे बिहार में 3 जिले अगर सबसे प्रमुख बात करेंगे तो गोपालगंज की बात करेंगे, बेतिया की बात करेंगे और कहां पे? मोतिहारी। ये किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? गन्ना। किसके उत्पादन के लिए? किसके उत्पादन के लिए? तो बिहार में याद रखिए गोपालगंज, बेतिया और कौन सा? मोतिहारी। किसके लिए? गन्ना के लिए। जबकि हम बता चुके हैं चाय के लिए कौन? समस्तीपुर। चाय के लिए कौन? हाँ, किशनगंज। कौन? जबकि तंबाकू के लिए समस्तीपुर। कौन? जबकि जूट के लिए पूर्णिया। जूट के लिए। जबकि गोपालगंज, बेतिया किसके लिए? गन्ना के लिए। किसके लिए? जबकि चावल का कटोरा बिहार में रोहतास को। किसको? तो याद रखेंगे चावल का कटोरा। कौन कटोरा? चावल के कटोरा बिहार के किस जिले को? रोहतास को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? तो चावल का याद रखिए प्रोडक्शन एरिया कौन सा है? रोहतास। कौन है? जबकि याद रखेंगे गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी की बात करेंगे तो ये किसका उत्पादन करता है? गन्ना का। क्लियर ना। नेक्स्ट सवाल की ओर कमांडो ध्यान रखना है।
नेक्स्ट सवाल कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि बिहार का वन क्षेत्रफल विस्तार कितना है? 9.9%। 9 कितना? चूंकि बिहार का एरिया मैदानी इलाका है, कैसा एरिया है, और बिहार में सबसे ज्यादा वन है कैमूर में। कहां पे? तो बिहार में सबसे ज्यादा वन किस जिला में? कैमूर में। कहां पे? तो बिहार में सबसे वन किस जिला में? किस जिला में? किस जिला में? कन्फर्म ना? जबकि बिहार का अधिकतर एरिया मैदानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और मैदानी इलाकों में कृषि और जनसंख्या घनत्व डेंसिटी ज्यादा होने के कारण यहां के वनों के काट बहुत ज्यादा हुए, वनों के ह्रास ज्यादा हुए। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, अगर बिहार में वन की बात की जाएगी तो 9.9, जबकि ध्यान रखिएगा इसमें डाटा ऊपर नीचे होते रहता है, क्योंकि हर एक, ध्यान रखेंगे, साल 2 साल के बाद इसमें चेंजिंग होते रहता है। अब ध्यान रखेंगे, भारत में अगर वन की बात की जाएगी तो लगभग कितने प्रतिशत है? भारत में वन 24%। कितने प्रतिशत है? 24। पृथ्वी को संतुलन होने के लिए वन कितने प्रतिशत चाहिए? 33। कितने प्रतिशत? तो पूरे भूभाग के कितने प्रतिशत वन चाहिए? 33। भारत में कितने हैं? 24। भारत में कितने हैं? भारत में कितने हैं? और वर्तमान में बिहार में कितने हैं? 9.9। अब बिहार में सबसे ज्यादा वन कहां पे? कैमूर। कहां पे? जबकि भारत में सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में। कहां पे भाई? तो भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पे? पूरा भूभाग का वन होना चाहिए कितना? भारत में कितना प्रतिशत? 24। कितना? बिहार में सबसे ज्यादा वन कहां? कैमूर। कहां पे? अब भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा, कंफर्म ना? तो आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है भाई, ये तो सबको पता है, बिहार में कहता है कि कुल जिला कितना है? बताओ भाई कितना? तो बिहार में कुल जिले कितने हैं? अब प्रमंडल कितने बताए थे? 9। कितने? बताओ भाई, बिहार का सबसे बड़ा जिला मैंने कौन बताया था? पश्चिमी चंपारण। अभ्यास कर लो, पश्चिमी चंपारण याद रखेंगे। कौन भाई? बताओ सबसे छोटा जिला? शिवहर। कौन? कन्फर्म। जनसंख्या में सबसे ज्यादा? कौन? पटना। कौन? जबकि याद रखेंगे जनसंख्या में सबसे कम? शेखपुरा। कौन? तो जनसंख्या कम कहां का? जनसंख्या ज्यादा कहां का? क्षेत्रफल में बड़ा, क्षेत्रफल में छोटा। कन्फर्म। प्रश्न आएगा कि बताओ उत्तर पश्चिम। कौन पश्चिम? उत्तर पश्चिम में कौन जिला? पश्चिमी चंपारण। कौन? प्रश्न आएगा कि बताओ दक्षिणी पश्चिमी। कौन भाई? दक्षिणी पश्चिमी में कौन है? कैमूर। कौन है? तो दक्षिण पश्चिम में कौन है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कैमूर। जबकि याद रखेंगे उत्तर पूर्व। कौन भाई? उत्तर पूर्व में कौन? किशनगंज। कौन भाई? तो उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो कौन होगा? उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व किशनगंज। जबकि उत्तर पश्चिम में कौन? पश्चिम चंपारण। कौन? जबकि दक्षिण पूर्व में कौन? जबकि याद रखेंगे दक्षिण अगर आपसे पूर्व पूछ ले तो वो है बांका। कौन? और बांका में एक हिल है मंदार हिल। कौन हिल? तो बताओ मंदार हिल कहां पड़ता है? कहां? कंफर्म ना? याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। कहता है कि कांवर झील कहां है भाई? बेगूसराय। कहां पे? कौन झील? लेकिन पूछेगा, ये नहीं पूछेगा उदय सागर। कौन सागर? बता। उदय सागर झील बिहार के किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में। कहां पे भाई? पश्चिमी चंपारण में। कौन सागर? बताओ। उदय सागर। कौन सागर? तो बताओ उदय सागर झील कहां है? कहां है? कहां है? तो बताओ उदय सागर झील कहां है? कहां है? कांवर झील कहां है? बेगूसराय। कहां है? कौन झील? और उदय सागर झील? उदय सागर, उदय सागर और नकटी नागी डैम। कौन डैम? तो याद रखेंगे नकटी। कौन सा?
नकटी नागी डैम प्यारे याद रखिएगा कहां है? जमुई में। कहां पे? तो नकटी नागी डैम का संबंध कहां से है? जमुई से। कहां से? और उदय सागर झील कहां है? अब काबर झील कहां है? काबर झील, अच्छा उदयपुर। अरे प्यारे, क्या वो ठीक है, उदयपुर है ना, तो सागर कहिए या डैम कहिए या झील कहिए, हाँ पक्षी अभ्यारण्य ही है, हाँ याद रखिएगा। उदयपुर या उदय सागर ठीक है, दोनों एक ही है। चलिए नागी नकटी तो पक्षी के लिए है। हाँ चलिए नेक्स्ट सवाल चलेंगे। अरे राइस बोलो, भात बोलो, याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ये सवाल बढ़िया है, ये देखो इतना गड़बड़ अभी आया है। ये हम पूछ रहा है पहाड़ी, तो यहां दिया एकदम अंबानी के घर एंटीलिया बना दिया, देख रहा है ना। खैर कोई बात नहीं, हमको समझाना है। कहता है कि भीम बांध कौन सा, ध्यान रखेंगे, पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, नेशनल पार्क की बात करेंगे, जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं या जैव मंडल रिजर्व या उसी को बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। इसका सीधा फंडा है। ध्यान रखेंगे जब वन संरक्षण अधिनियम बना, याद रखेंगे वन संरक्षण अधिनियम 72 में जब आया, और बाघ संरक्षण याद रखेंगे 73 में आया, जबकि हाथी संरक्षण जब याद रखेंगे 92 में आया। तो याद रखिए पर्यावरण संरक्षण दृष्टिकोण से जंगलों को बचाना जरूरी था और जंगली जीवों को बचाना जरूरी था। इस लेकर ध्यान रखेंगे बड़े बड़े जंगलों को, जहां पर वनस्पति और कोई भी वाइल्ड एनिमल वेल डेवलप होते हैं, उनके लिए आदर्श जलवायु होता है और वहां पर बड़े पैमाने पर वो याद रखेंगे डेवलप होता है। तो वो ध्यान, कुल टिफिन गाड़ी ले, थाली ले आओ, अब ये सब अभ्यास करो। क्या खिचड़ी देना है, कमंडल ले आओ, डिस्टर्ब कर देता है। ऑनलाइन वाला ध्यान देना। तो बड़े बड़े जंगलों, जहां पर याद रखिए प्राकृतिक विविधता ज्यादा होती है, भारत का सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व सब पड़ता होगा नीलगिरी। कौन? नीलगिरी की स्थापना 1986, नीलगिरी की स्थापना 1900। तो खूब बड़का बड़का जंगल को संरक्षित किया गया, जंगली जीव को संरक्षित किया गया, और जब संरक्षित किया गया तो वो बना जैव मंडल रिजर्व। क्या बना? जिसको याद रखिए बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? और ध्यान रखेंगे फिर उससे थोड़ा नॉर्मल राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। क्या कहलाता है? और उससे छोटा कहलाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या कहलाता है? जिसमें पक्षी अभ्यारण्य भी आते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य भी आते हैं। पक्षी अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 500 से ज्यादा है, नेशनल पार्क 100 से ज्यादा है, और जैव मंडल रिजर्व 18 है। कितने हैं? 18। वो जैसे जैसे क्लास हम बढ़ते जाएंगे, ये 8 क्लास में पूरा का पूरा आपका है। जब हम 7th में ही होगा, जब हम पूरे जैव संसाधन लेके आएंगे, मिट्टी को लेकर, वनस्पति को लेकर, खनिज संसाधन, तो उसमें भी हम पूरा डिटेल करेंगे। तो कहता है कि भीम बांध अभ्यारण्य कहता है पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? देख प्यारे, ये जो है ना राजमहल का भाग है, राजमहल पर स्थित नहीं है, क्योंकि राजमहल का ये भाग है। क्योंकि राजमहल का जो अगर आप भाग की बात करेंगे तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण झारखंड के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें साहेबगंज आता है। कौन आता है? गोड्डा। कौन आता है? देवघर। कौन आता है? इसके अलावा याद रखेंगे कि आपके जमुई वाला पार्ट भी या मुंगेर वाला पार्ट भी आप कह सकते हैं। तो ये भीम बांध मुख्य रूप से है बिहार के किस जिले में बताइए? तो मुंगेर में। कहां पे? मुंगेर में। और मुंगेर से ही कट के बना है कौन? जमुई। कौन बना है? जमुई। और याद रखिए झारखंड से सीमा बनाता है कौन? जमुई भी बनाता है। तो स्पष्ट रूप से ये राजमहल का ये भाग है, राजमहल का भाग है। जबकि राजमहल की अगर बात करेंगे तो पूर्ण रूप से राजमहल कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। और सबको पता है कि राजमहल की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। और पारसनाथ की अगर बात करेंगे तो ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, जो झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है? गिरिडीह। और गिरिडीह की सीमा किससे लगती है? जमुई से। किससे लगती है? जमुई से। और जमुई किससे कट के बना है? तो याद रखेंगे आपका मुंगेर से। तो स्पष्ट रूप से राजमहल का भाग है कौन? भीम बांध। कौन? कौन? लेकिन राजमहल का मुख्य विस्तार कहां है? झारखंड। कहां है? कौन सी पहाड़ी? राजमहल। कौन सी? और राजमहल की चोटी का नाम क्या है? राजमहल की चोटी का नाम? राजमहल की चोटी का नाम? कौन नाथ? कौन सी? कन्फर्म ना?
याद रखिएगा। इसका आंसर तो राजमहल रखिए, कोई दिक्कत नहीं, भाग है उसका, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है भाई, कहता है कि बिहार के वन क्षेत्रों का विस्तार किस जिले में सर्वाधिक है? प्यारे बताओ कहां पे? कहता है वन क्षेत्र का विस्तार। तो याद रखेंगे, यहां पर स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। देखिए पश्चिम चंपारण दे रखा, विस्तार ज्यादा है लेकिन वन प्रतिशत ज्यादा कहां है? कहां पे? जैसे गाय सबसे ज्यादा वहां उसके पास है, लेकिन सबसे ज्यादा दूध इसके यहां है। क्योंकि मैंने कई बार बोला कि गाय से मतलब नहीं है, दूध से मतलब है। हो सकता है 5 गो जर्सी रखे, 150 देहाती रख ले रहे, बात समझे? तो वन का क्षेत्र का विस्तार याद रखें पश्चिम, चूंकि पश्चिम चंपारण बड़ा है, पश्चिम चंपारण क्या है, लेकिन वन प्रतिशत और सघनता के मामले में कौन है? कैमूर। कौन भाई? कैमूर, याद रखिएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और ही करवा ही देते हैं, लास्ट सवाल। कहता कि महाबोधि मंदिर का वैश्विक महत्व क्यों है? क्योंकि बुद्ध की तपस्या का स्थल कौन है भाई? महाबोधि। ध्यान से सुनिएगा, 3 मिनट में लगातार बुद्ध से हम वार्तालाप करेंगे। बुद्ध की बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध को सबसे पता कि महात्मा बुद्ध बुद्ध इसलिए बने क्योंकि ये बिहार आए। कहां आए? कोई नहीं लिखेगा, सुनेगा। महात्मा बुद्ध इसलिए बुद्ध बन गए क्योंकि महात्मा इसलिए पड़ गया क्योंकि ये बिहार आए, और बिहार जब आए तो ज्ञान प्राप्त किए कहां पे? गया। देखो ये महात्मा बुद्ध है, ज्ञान प्राप्त किए कहां पे? कहां पे? जबकि याद रखेंगे, ज्ञान जब प्राप्त यहां पर किए तो स्पष्ट रूप से याद रखेगा कि इसके बाद ज्ञान प्राप्ति करने के बाद पहला उपदेश दिया सारनाथ में। कहां पे? तो प्रश्न आ गया कि प्रथम उपदेश कहां पे? कहां पे? तो प्रथम उपदेश कहां दिए? कहां दिए? जबकि बुद्ध की बात करेंगे तो इनका संबंध याद रखें, ज्ञान प्राप्ति का बोध गया। कहां था? जबकि याद रखिए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा था? तो याद रखिए धर्म चक्र परिवर्तन की बात की जाएगी तो ये पहला उपदेश को कहते हैं, जबकि ध्यान रखिएगा गृह त्याग को महाभिष्क्रमण कहते हैं और बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्माण कहते हैं। तो इस तरीके से याद रखेंगे, जबकि इनका मृत्यु याद रखें कुशीनगर में हुआ था और इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और ज्ञान प्राप्त किए थे ये कहां पर? बौद्ध गया। जबकि पहली बौद्ध संगीति की अगर बात की जाएगी तो पहली बौद्ध संगीति इसी राजगृह में अर्थात याद रखिए नालंदा में हुआ था, जो अजातशत्रु के समय हुआ था। क्लियर? तो चलिए आज का सेशन कमांडो यहीं तक। क्लियर? चलिए ऑनलाइन वाले भी ध्यान देंगे, लगातार आप लोग प्यारे सेशन में बने रहिए ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करवाएं और आपको लाभ मिले। मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद।